नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पीनोस एग्जाम पढ़ेंगे। पीनो के अभिग्रेड पढ़ेंगे। पीनो कौन थे? एक जर्मन मैथमेटिशियन थे 1899 के। इनका पूरा जी पीनो, जर्मन गणितज्ञ थे, जर्मन मैथमेटिशियन। तो इनके बारे में थोड़ा सा ट्रैक करें, इनको पीछे जाएं इनको। तो शुरुआत आती है नेचुरल नंबर से कि जो नेचुरल नंबर थे, है ना, प्राकृत संख्या जिनको कहा जाता था, वो होती थी 1 2 3 4 एंड डैश 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 चलती जाती थी। अब अगर आप नेचुरल नंबर के बारे में सवाल उठाएं तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल सकते हैं, हो सकते हैं। पहला सवाल ये आएगा, 1 के बाद 2 क्यों आया? 1 के बाद 2 क्यों आया? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1 से पहले कोई क्यों नहीं आया? सबके पहले कुछ आ रहा है, 4 के पहले 3 आ रहा है, 3 के पहले 2 आ रहा है, 2 के पहले 1 आ रहा है, 1 से पहले कुछ क्यों नहीं आया? और ये अनंत तक क्यों चलता जा रहा है? ये चलता ही क्यों जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा? ऐसे ढेर सारे सवाल है ना। तो इन ढेर सारे सवालों को कि कोई बच्चा की नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं आता, नेचुरल नंबर में माइनस के क्यों नहीं आते, नेचुरल नंबर में 1/2 क्यों नहीं आता, 1 के बाद 2 क्यों आता है, इन सब के जवाब देने के लिए नियम सेट करने थे, नियम बनाने थे। तो पीनो ने सबसे पहले शुरुआत की नियम बनाने की, नेचुरल नंबर के लिए नियम बनाने की शुरुआत की। उन्होंने अपने अभिग्रहित बनाए जिनको पीनो अभिग्रहित कहा गया। पीनो अभिग्रहित इसलिए बनाए उन्होंने ताकि जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं आता, तो हम उसे अभिग्रहित दिखा देंगे। ये देखिए पीनो के अभिग्रहित, पीनो ने नेचुरल नंबर को परिभाषित किया था, उसके अनुसार इसमें 0 नहीं आ सकता। वो जगह मिल जाएगी, समझ रहे हैं, वो जगह मिल जाएगी जहां जाके आप क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। मैंने बताया ना, क्रिकेट में आप कहोगे, क्रिकेट में जब बॉल फेंकते हैं तो जो बॉलर बॉल फेंकता है वो विकेट पे जाके आउट हो जाता है, तो क्या है, तो हम कहेंगे कि आईसीसी की जो रूल बुक है उसमें जाके पढ़ लीजिए, उसमें फलाने फलाने पेज पे लिखा हुआ है कि जब बॉलर बॉल कराएगा और वो अगर सही बॉल कराएगा जाके विकेट के लग जाती है तो फिर वो आउट माना जाएगा। रूल बुक बनी हुई ना। वैसे ही हम पीनो जो अभिग्रहित है, इन्होंने रूल बुक बनाने की कोशिश की नेचुरल नंबर के लिए, कहलाएंगे तो अभिग्रहित थी, क्योंकि प्रूफ तो नहीं किया जा सकता इनको, ऑब्वियसली बात है। अभी मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको, एग्जाम और थ्योरम में प्रूफ तो नहीं किया जा सकता इनको, लेकिन कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहां जाके सही और गलत का पता चल जाए। सही और गलत का पता चल जाए, भारत का जो संविधान है वो सारा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कोई आदमी गलत कर रहा है या सही कर रहा है, पता कैसे चलेगा? संविधान में जाएंगे, है ना, संविधान में जाके उस लाइन को देखेंगे वो क्या कह रही है। लाइन में लिखा हुआ है कि सड़क पे लेफ्ट हैंड साइड में चलना है और राइट हैंड साइड में चलना गलत है, तो फिर उससे पता चला कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, सब किस में रिकॉर्डेड होते हैं, है ना। हमारा जो संविधान है, हमारी विधानसभा हमारे ये नियम बनाती है और फिर वो नियम है वो रिटर्न में लिखे जाते हैं, फिर वो नियम ही तो तय करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। समझ गए बात आप, कि लेफ्ट सही हुआ, हमारे नियम बन गया कि लेफ्ट सही है राइट गलत है। अगर आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट सही है राइट गलत है, ठीक है। तो रूल बुक जो है वो बनती है, तो रूल बुक बना रहे हैं हम, तो नेचुरल नंबर के लिए रूल बुक बना रहे हैं जो बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो पीनो ने जो अभिग्रहित बनाए उसको 5 अभिग्रहित उन्होंने डाले ताकि नेचुरल नंबर को पूरे तरीके से समझाया जा सके। सबसे पहला P1 अभिग्रहित, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा आपको। पहला, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो आपको इस बात का जवाब मिल गया कि एक क्यों आया, क्योंकि पीनो का पहला अभिग्रहित कहता है कि एक जो है वो प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभिग्रहित P2 क्या कहता है? P2 कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एकल प्राकृत संख्या विद्यमान होती है जो प्राकृत संख्या का परवर्ती कहलाता है। अच्छा, इस बात ने क्या कहा, चलिए इस पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ। ये कह रहा है हर प्राकृत संख्या के लिए एक ही प्राकृत संख्या विद्यमान होती है जो परवर्ती कहलाती है, यानी हर नंबर के बाद में एक नंबर आएगा, एकल नंबर आएगा, यानी एक के बाद 2 आ गया, तो ऐसा नहीं है कि एक के बाद 2 नंबर आ गए एक साथ ही, एक ही नंबर आएगा, हर एक नंबर के बाद एक नंबर आएगा। तो एक नंबर आया उसके बाद एकल नंबर आएगा, फिर उस नंबर के बाद फिर एकल नंबर आएगा, फिर एक नंबर के बाद एक नंबर आएगा। अब उनके नाम आप चाहे कुछ भी रख लीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इंग्लिश में है, अगर रोमन में लिखा होता तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, नाम भी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं आज हिंदी में बोलूंगा तो 1 2 3 4 बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा तो 1 2 3 4 बोलूंगा, नाम चाहे कोई भी हो, एक आएगा, एक के बाद एक नंबर आएगा, अब उसका नाम आप जो चाहे रखना चाहे, फिर उसके बाद एक नंबर आएगा, फिर उसके बाद एक नंबर आएगा, हर नंबर के बाद एक नंबर आता जाएगा, हर नंबर के बाद एक नंबर आता जाएगा। तो जवाब मिल गया कि 2 क्यों आता है,
क्योंकि हर नंबर के बाद एक नंबर आना चाहिए। उसका नाम 2 रखा है, नाम 2 की जगह मनमोहन रख लेते तो कहते एक के बाद मनमोहन आया, मनमोहन के बाद मोहित आया, मोहित के बाद रोहित आया, रोहित के बाद में सोहन आया, डैश डैश डैश। ठीक है, तो हर नंबर के बाद एक नंबर आएगा, ये P2 कहते हैं। तो इसका जवाब मिल गया कि 3 से पहले 2 क्यों आया, 2 से पहले 1 क्यों आया, 4 से पहले 3 क्यों आया, 3 के बाद 4 क्यों आया। ये इस बात का जवाब देने का विपरीत हो गया। P3, एक किसी भी प्राकृत संख्या का परवर्ती नहीं है, यानी एक किसी की वजह से नहीं आया, एक किसी की वजह से नहीं आया। जैसे 2 है, 2 1 के कारण आया, 3 2 की वजह से आया, 4 3 की वजह से आया, तो एक जो है वो किसी की वजह से नहीं आया, एक तो पहले से ही विद्यमान था। एक किसी का परवर्ती नहीं है, इसका मतलब एक से पहले कोई नंबर नहीं है, तो जीरो की अवधारणा खत्म होगी कि नेचुरल नंबर में जीरो होता है, क्योंकि सबसे पहले एक आता है, एक से पहले कोई नहीं आता। एक किसी से नहीं बनाया गया, या किसी का अगला परवर्ती नहीं है, ये P3 कहता है। तो खत्म होगी जीरो की संभावना, इसने जीरो की संभावना खत्म कर दी। ठीक है, नंबर 4। देखिए अभी गणित मैंने कहा ना, सारे सवालों के आपके जवाब दे देगा सारे। आ जाइए अगला P4 कहता है समान प्रवृत्ति वाली दो प्राकृत संख्याएं समरूप होती है। समान प्रवृत्ति वाली दो प्राकृत संख्याएं समरूप होती है। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई संख्या है, आने वाले दो प्रवृत्ति, अगर दो प्रवृत्ति आए हैं, अगर वो दोनों बराबर है, तो अगर पीछे आप ट्रैक करेंगे तो वो संख्या भी बराबर है, यानी एक संख्या का एक प्रवृत्ति होगा, एक प्रवृत्ति की एक संख्या होगी। मतलब आगे से पीछे जाएंगे तो भी एक आएगा, इससे पीछे आएंगे तो भी एक आएगा। समझ रहे बात? एक संख्या का एक प्रवृत्ति होगा, ये बात तो कह दी। P2 ने कह दिया कि हर संख्या का एकल प्रवृत्ति होगा, और दो प्रवृत्तियों का पीछे वाला भी एक ही होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी एक ही होगा। दो अलग अलग संख्याओं का, दो संख्याएं अगर हम लें, अगर वो दोनों अलग अलग है तो उनके प्रवृत्ति पीछे वाले जो है, ये जो उनके पीछे वाले प्रीडेसेसर जिन्हें कहते हैं, वो भी अलग अलग होंगे। और ये दोनों सेम है तो वो भी सेम होगा। तो पीछे वाले ने ऐसे नहीं, 4 के पीछे गए तो आपको कोई और नंबर मिल जाएगा। अगर 3 के आगे 4 है तो 4 के पीछे 3 है। समझ गए? तो उल्टा पीछे दोनों तरफ से आपको जो लाइन है ये रेखिक चलेगी, मतलब आपका जो बनावट है वो इस तरीके से होगी, रेखिक। अब इनके अंदर नाम चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं, खुली छोड़ दी गई, आपको जो डालना चाहे डालें। आगे से पीछे जाए, पीछे से एक जाए, तो वही नंबर अपने आगे पीछे रहेंगे। इसने ये कंफर्म कर दिया, तो पता चलेगा कि नेचुरल नंबर जो है वो रेखिक रूप से चलते हैं, मतलब लाइन में चलते हैं। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, पीछे आएंगे आप तो ऐसे वापस चल जाएगा, 5 4 3 2 1। P5 तीनों का पांचवा विपरीत, जो कहता है अगर प्राकृत संख्याओं का कोई समुच्चय आप ले, प्राकृत संख्याओं के किसी समुच्चय प्राकृत संख्याओं के किसी समुच्चय जिसमें, मान लीजिए प्राकृत संख्याओं का कोई समुच्चय जिसमें दो बातें, नंबर 1 उसमें एक विद्यमान है, नंबर 2 प्रत्येक संख्या n के लिए इसका परवर्ती हो, तो वह समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही होगा। तो वह समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, संख्याओं का समुच्चय ही होगा। ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि अगर मान लीजिए आपने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाया, और बनाते टाइम पर आपने दो नियम सेट कर दिए कि एक उसके पास होगा, और जो भी नंबर उसके पास होगा उसका अगला नंबर भी उसके पास होगा, हर नंबर। तो सोचिए अगर एक उसके पास है, तो फिर 2 भी उसके पास है, और 2 अगर उसके पास आ गया तो हर संख्या का अगला नंबर भी उसके पास है, तो 3 भी उसके पास है। 3 अगर उसके पास है तो फिर उसके पास 4 भी उसके पास है, 4 उसके पास है तो 5 भी उसके पास है। तो डैश 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 पूरा का पूरा वो जो समुच्चय है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन गया। तो ये दो बातें कंफर्म करती है कि प्राकृत संख्याएं कैसे बनती है, पहले वाले 4 नियम और ये 5वां नियम, इससे आप पूरी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तैयार कर सकते हैं। आ जाइए एक एक करके नियमों में बात करते हैं। सबसे पहले कहता है एक प्राकृत संख्या है तो नेचुरल नंबर में 1 होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हर n का एक प्रवृत्ति होगा, जिसे n प्लस कह सकते हैं आप, n प्लस n के बाद वाला, हर n के लिए n प्लस विद्यमान होगा, लेकिन एक जो है एक किसी के लिए भी नहीं होगा,
एक से पहले कोई नहीं होगा। अगर हम सोचें कि एक किससे आया तो एक किसी से नहीं आया, एक बस पहले से ही विद्यमान था, शुरुआत एक से ही होती है, एक से पहले कोई नहीं था। ठीक है, अगर दो नंबर हैं जिनके m प्लस n प्लस अगर बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर भी बराबर है। जिनके परिवर्ती बराबर है तो वो दोनों नंबर भी बराबर है, m बराबर है n। ठीक है, और फिर अगला नियम है, पांचवा नियम जो है ये बताता है कि प्राकृत संख्या का समुच्चय कैसे बनेगा। प्राकृत संख्या पहले आप एक डाल लीजिए, एक के बाद फिर आने वाला हर परिवर्ती उसके अंदर डालते जाइए, आपको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 अभिग्रहित हो गए। इन पांचों अभिग्रहित ने आपको नेचुरल नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, जो डाउट थे, वो सारे क्लियर कर दिए। सोचिए कौन सा नेचुरल नंबर का डाउट है जो इन नियमों से पूरा नहीं हो रहा, सारे पूरे हो जाएंगे आपको। आपका दिमाग ये था कि नेचुरल नंबर में 1 क्यों आता है, 0 क्यों नहीं आता, तो ये P3 कहता है कि 1 से पहले कुछ नहीं आएगा। अब आप पूछ रहे थे कि 2 1 के बाद 2 क्यों आया, तो ये P2 कहता है कि हर नंबर का एक परिवर्ती होगा। नाम आपके ऊपर छोड़ दिया, 2 रखे, 2 बोले या द्वितीय बोले, किस भाषा में बोले वो आपकी मर्जी है, बस हर नंबर के बाद एक नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला एक प्राकृत संख्या होगी कि एक जो है वो प्राकृत संख्या होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये सारे नियमों ने इस तरीके से बना दिया कि ये नियम आराम से नेचुरल नंबर को परिभाषित कर सकते हैं, या खासकर तो नेचुरल नंबर से जुड़ी हुई जो आपकी शंकाएं हैं उनके जवाब इन पांचों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो ये पीनो ने सबसे पहले परिभाषित किया 1899 में, जिसे पीनो अभिग्रहित कहा गया, ताकि नेचुरल नंबर को भी एक बेस मिल जाए। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि पीनो ने ये क्या नया काम कर दिया, तो पहले से ही पता था। तो पहले से पता था, आप हिस्ट्री में कैसे जा के ढूंढेंगे। भारत का संविधान तो 1947 में 1950 में लागू किया गया, 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में हमने संविधान लागू किया। तो आप संविधान में जो चीजें लिखी है वो तो पहले से लिखी हुई थी, कभी कोई जर्मनी में लिखी हुई थी, कोई कनाडा में लिखी हुई थी, कोई अमेरिका में लिखी हुई थी। तो आपने क्या लिखा, तो जवाब है हमने वो जगह बनाई जहां जाके ढूंढा जा सके। ऐसे तो अगर बिखरी हुई चीजें रहेंगी तो हम कहाँ जाएंगे। अब कोई पूछे कि एक प्राकृत संख्या क्यों है, हम कहेंगे वो देखो वो राजा महाराजा था ना, उसके दरबार में वो काम करता था, उसने ऐसा कहा था, उस रामलाल ने ऐसा कहा था, उस श्यामलाल ने ऐसा कहा था। नहीं, ऐसे नहीं चलता ना, एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर जहां जाके आप ढूंढ सके। तो पीनो ने वो जगह बनाई जहां जाके ये क्वेश्चन के अभिग्रहित एक जगह बनाई जहां जाके हम बात कर सके कि हाँ यहाँ से लिखा गया इसलिए ये बात है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी रियल नंबर के जो एग्जाम है, रियल नंबर स्टार्ट नहीं हुआ अभी, नेचुरल नंबर के अभिग्रहित हुए, रियल नंबर के अगले लेक्चर में करें। धन्यवाद।